गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अब तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दो टेक्निक मतलब आपको एक इम्सा अपन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफॉर्टिंग मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, एंड सेकंड वन इज फुटप्रिंटिंग। आज मुझे आपको क्या पढ़ाना है। आज नेक्स्ट टेक्निक अपन स्टार्ट करेंगे। टेक्निक का नाम है क्या, एसडीएस एंड नेटिव। टेक्निक है एसडीएस एंड नेटिव, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देखिए अब तक मैं क्या पढ़ा चुका हूँ आपको। अब तक मैं बता चुका हूँ कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई प्रोटीन बाइंड विद डीएनए। दैट मीन हम पढ़ चुके हैं इम्सा के बारे में, बैंड शिफ्ट ऐसे टेक्निक के बारे में। सेकंड टेक्निक में हमने क्या देखा था। सेकंड टेक्निक में हमने देखा था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कोई प्रोटीन अगर डीएनए से बाइंड करके बैठी हुई है तो कितना बेस पे कवर करके बैठी हुई है। डन है। तो वो टेक्निक अपन देख ली थी कि फुट प्रिंटिंग टेक्निक। एक क्वेश्चन भी दिया था, एक ही बच्चे के अलावा किसी का आंसर नहीं आया। तो आई थिंक आप सबको वो क्वेश्चन आ गया होगा, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो टेक्निक होती है वो टेक्निक है कौन सी, एसडीएस एंड नेटिव। एसडीएस और नेटिव क्या बता के जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये बोल रही है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आयनिक पॉलीमरेज हैव 5 सबयूनिट। जैसे कि आप क्या है, जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो, ट्रांसक्रिप्शन में आपने क्या देखा होगा। ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि रोल किसका होता है, आयनिक पॉलीमरेज का। तो आयनिक पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। तो एंजाइम के पास हमने देखा था, या हमने कोई प्रोटीन है उनके पास हमने देखते हैं कि उनके पास मल्टीपल सबयूनिट होती है, ठीक है। कुछ प्रोटीन मोनोमर भी होती है, कुछ डायमर होती है, कोई ट्राइमर होती है, टेट्रामर है, पेंटामर है। तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर सारे के सारे सब यूनिट अगर सिमिलर टाइप के हैं तो हम बोल देते हैं कि होमो डाइमर है, होमो ट्राइमर है, होमो टेट्रामर है, होमो पेंटामर है। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हैं, जैसे कि अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात की जाए तो वहाँ पे 2 अल्फा सब यूनिट होती है, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, ठीक है। तो ये हम इनको अगर हम कंबाइन में बोले तो क्या है कि अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब यूनिट है। तो हम बोल सकते हैं कि हेट्रोपेंटामर हो गई, या जैसे कि हेलिकेज है, हेलिकेज जैसे होमो हेक्सामर है या हेट्रो हेक्सामर है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हेलिकेज हैव 6 सबयूनिट। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई iron polymers have 5 subunit. How can we identify histone from octamer कि हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म के अंदर है, ठीक है, या 8 सबयूनिट बाइंड कर रही है। तो हमें आज क्या पढ़ना है, आज हमें ये पढ़ना है कि अगर कोई प्रोटीन है और प्रोटीन की अगर सब यूनिट है तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि प्रोटीन की सब यूनिट है, या हाउ कैन वी डिटरमाइन, हाउ कैन वी अगर हमको देखना है कि एनालिसिस करना है, क्योंकि सीएसआई हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। सीएसआई ने ये 2019 जून के अंदर भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, बी सेक्शन का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक पर्टिकुलर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बता दिया गया था, एंड देन बोला था कि ए एंड बी प्रोटीन है, ठीक है। या आपको 2 टाइप के बैंड देखने को मिल रहे हैं, बताओ कि कितने आपको फ्रेगमेंट कितने आपकी सब यूनिट प्रेजेंट होगी। एक मोलिकुलर वेट दे दिया जाएगा, एंड देन आपको एनालिसिस करना होता है कि सब यूनिट कितनी है प्रोटीन की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत इजी टेक्निक है। इसमें हम अंदर हम क्या करते हैं कि पहले तो प्रोटीन का एक्चुअल वेट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना है, एंड देन हम क्या करते हैं, टेक्निक एनालिसिस करते हैं, एंड देन आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ उसके बाद में हमें क्या एनालिसिस हो रहा है, कितने हमारे को बैंड ऑब्जर्व हो रहे हैं, या क्या हमें सबनेट आइडेंटिफाई हो पा रही है, ठीक है। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, हम टेक्निक पे आते हैं, ठीक है। देखो आपको ये तो पता ही है कि प्रोटीन है इस पे क्या चार्ज प्रेजेंट है। कोई बता सकता है मुझे प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है। क्योंकि देखो प्रोटीन क्या है, अगर हम बोले कि एक सिंगल वर्ड हम बोल रहे हैं प्रोटीन, तो क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। ये सब जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज प्रोटीन। एंड हमें ये भी पता है कि ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड हैव डिफरेंट चार्ज, ठीक है। सबके पास चार्ज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके आईटी जेम है उसके अंदर क्वेश्चन भी आते हैं कि पर्टिकुलर आपको अमीनो एसिड की सीक्वेंस दे दी जाती है, एंड देन आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोटीन के ऊपर चार्ज आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ इस प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज है, -2 है, -4 है, +2 है, +4 है, क्या चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना होता है। जबकि आईटी जेम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादा ज्यादा 10 to 12 अमीनो एसिड दिए हुए होते हैं, एंड 10 to 12 से आपको क्या एनालिसिस करना होता है कितना चार्ज है। बट सोचिए कि अगर एक पर्टिकुलर हम प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन, तो वहां पे क्या 10 to 12 अमीनो एसिड होंगे, नहीं ना, मल्टीपल। अगर अपन बात करें जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन हैं, जैसे एपीओ एपोलिपोप्रोटीन बी है, एपोलिपोप्रोटीन जैसे कि आपका
100 है, बहुत टाइप की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है, जैसे कि 2153 अमीनो एसिड की इसकी चेन है, एपोलिपो बी 48, या इसको बोलते हैं एपोलिपो बी 100। तो ऐसे बहुत सारी टाइप की प्रोटीन्स होती है जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम आपको अगर एनालिसिस करें तो उनका जो अमीनो एसिड है बहुत सारा है। ठीक है, अब आपको 10 to 12 आप एनालिसिस करते सोचिए कि अगर 2000 अमीनो एसिड की अगर चैन दी जाए एंड देन बोला जाए कि प्रोटीन एनालिसिस करो और सॉरी चार्ज एनालिसिस करो, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस बेस पर हमारा क्या करना है, हमें थोड़ा बहुत क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोटीन के ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, एंड प्रोटीन अगर हम देखते हैं कि अपन क्या निकालते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसोइलेक्ट्रिक चार्ज निकालते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हाँ उसके ऊपर नेट चार्ज क्या है, प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज क्या है। नेट चार्ज अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें यह आइडेंटिफाई होता है कि प्रोटीन क्या पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है या नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है इजिली। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो एसबीएस एंड नेटिव अपन क्या पढ़ रहे हैं, टेक्निक पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं नेटिव की बात करी जाए, नेटिव की बात की जाए तो नेटिव ये बोल के जा रहा है कि मुझे एक्चुअल प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। मुझे ये नहीं पता करना कि प्रोटीन के ऊपर सबनेट है या नहीं, मैं पहले टोटल जो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है वो आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैंने कहा कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसने कहा देखो अगर मैं बात करके जा रहा हूँ कि कोई प्रोटीन है XYZ की, देखो ए प्रोटीन है, ये ए प्रोटीन के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूँ +50, तो अमीनो एसिड तो ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर माइनस का चार्ज है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड, तो मैंने कहा नेट चार्ज क्या हुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, नेट चार्ज। तो देखो +50 -20, तो अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे को पता चल गया कि प्लस में 30 अमीनो एसिड, मेरा प्लस में 30, हमारे पास चार्ज कितना हो गया, +30 हो गया। एज वेल एज अगर ये बी प्रोटीन है एंड बी प्रोटीन बोल के जा रही है कि यहाँ पे -50 अमीनो एसिड ऐसे है कि जिसमें माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और 20 अमीनो एसिड ऐसे है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने बोला कि हाँ यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा। ठीक है, सॉरी अमीनो एसिड सुना है यहाँ पे, तो क्या चार्ज होगा, -30 चार्ज होगा। एज वेल एज अगर मैं बोल के जा रहा हूँ सी प्रोटीन ऐसी थी जिसके ऊपर आपका जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था, तो अगर हम बोले 50 अमीनो एसिड ऐसे है जो पॉजिटिव चार्ज है एंड 50 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो एक चीज बहुत इजीली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इनकेस अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास प्रोटीन मिल रही है तो मैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन करा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट द मॉलिक्यूल बेस्ड अपॉन देयर साइज, चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट, मासेस। ठीक है, इनके बेस पर अपन क्या कर सकते हैं कि उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज मॉलिक्यूल को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इजीली हम क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं एनोड लगा दूंगा, पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, और अगर इधर क्या है पॉजिटिव है तो मैं कैथोड लगा दूंगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एंड अगर इधर क्या है, इधर क्या है, इधर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज अगर 0 है, तो अगर मैं इधर पॉजिटिव लगाऊं या मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो मेरा बेल है यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोटीन जो मेरा सैंपल है वो नीचे रन ही नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा ना, कोई फोर्स ही अपन नहीं लगा पा रहे, कोई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, कोई रिपेल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करें हम, उस कंडीशन में हमें कैसे हम क्या करें कि हमारी प्रोटीन रन कर जाए। ठीक है, आप में से कोई बता सकता है कि हाँ अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं डेफिनेटली मेरे को पता है कि प्रोटीन के ऊपर चार्ज है, नेटिव प्रोटीन जो भी है नेटिव, अगर देखिए कोई प्रोटीन है, एक्स प्रोटीन है, वाई है या ए प्रोटीन है जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, अगर नेट चार्ज निकाला, नेट चार्ज के अंदर हमने क्या देखा, नेट चार्ज के अंदर हमने देखा कि प्रोटीन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, देन मैंने क्या लगा दिया, कैथोड लगाया एंड देन रन करवा दिया। बी प्रोटीन देखी, बी प्रोटीन के ऊपर भी मैंने देखा कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब चार्ज प्रेजेंट है इस प्रोटीन के ऊपर, इस प्रोटीन के ऊपर चार्ज है, तो मैं नेट चार्ज के बेस पर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया, देन मैंने क्या करा यहाँ पे इसको रन करवा दिया। किसी और दिन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैं आपको एक और क्लास ले लूंगा, मैं बता दूंगा कि हाउ कैन बी कैलकुलेट नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या हम बोल सकते हैं हाउ कैन बी कैलकुलेट द चार्ज ऑफ अमीनो एसिड, द चार्ज ऑफ प्रोटीन। तो वो मैं आपको एक और क्लास लेके मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर नेगेटिव है तो हम इजीली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव है मतलब चार्ज प्रेजेंट है तो हम सेपरेट करवा सकते हैं प्रोटीन को।
बट अगर इन केस अगर किसी प्रोटीन के ऊपर चार्ज नहीं है तो हाउ कैन वी सेपरेट द बैंड, या हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि बैंड कहाँ मिलेगा हमें, प्रोटीन तो नीचे आएगी ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में देखो ये होता है नेटिव पेज, ये होता है नेटिव पेज। नेटिव पेज क्या बता के जा रहा, नेटिव पेज के अंदर हमें सिर्फ ओनली और ओनली प्रोटीन का जो एक्चुअल जो प्रोटीन है, पूरी कंप्लीट प्रोटीन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अभी तक हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि प्रोटीन की सब यूनिट कितनी है, समझ में आ रहा है। अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि प्रोटीन की सब यूनिट कितनी है। देखो हम प्रोटीन सब यूनिट क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए। प्रोटीन सब यूनिट आइडेंटिफाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक प्रोटीन की अगर मल्टीपल सब यूनिट है तो मल्टीपल सब यूनिट के पास में मल्टीपल डोमेन प्रेजेंट होते हैं, एंड मल्टीपल डोमेन के पास में मल्टीपल मोटिव हो सकते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा ना, क्योंकि देखो क्या है, अगर मैं बात करूं ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये मैंने एक प्रोटीन बना दी है। इस प्रोटीन के पास में, इस प्रोटीन के पास में मल्टीपल मल्टीपल सब यूनिट हो सकती है, क्या हो सकती है, मल्टीपल सब यूनिट हो सकती है। एंड मल्टीपल सब यूनिट अगर ये होगी, एक सब यूनिट हो गई, ये दूसरी सब यूनिट हो गई, ये तीसरी सब यूनिट हो गई इसी प्रोटीन की। अब इस मल्टीपल सब यूनिट को अगर मैं देखूं तो इसके अंदर मेरे को सब यूनिट के अंदर भी मल्टीपल डोमेन देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज अ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन। व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज अ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि देखो टेक्निक पढ़ाने से पहले मेरे को आपको बेसिक बताना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रोटीन, डोमेन क्या होते हैं, सब यूनिट क्या होती है, हम आइडेंटिफाई क्या करने जा रहे हैं। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि व्हाट इज सब यूनिट, देन मेरे को ये पढ़ाने, इस टेक्निक को पढ़ाने का फायदा ही नहीं है कि हाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टेक्निक को। और हमें ये, जब किसी बच्चे को यही नहीं पता कि सब यूनिट का काम क्या होता है, जब किसी बच्चे को यही नहीं पता कि अगर प्रोटीन की सब यूनिट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका फंक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। आपको एक्चुअली क्या पढ़ाया जाता है, प्रोटीन है प्रोटीन है प्रोटीन है, इतना बता दिया जाता है, पर ये नहीं बताया जाता कि प्रोटीन की भी कुछ मल्टीपल सब यूनिट हो सकती है, जैसे हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है। आपको ये नहीं बताया जाता कि ईच एंड एवरी सब यूनिट हैव डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्या करते हो, आरएनए पॉलीमरेज रटे जा रहे हो, बट आपको यही नहीं पता कि आरएनए पॉलीमरेज की 5 सब यूनिट है, 2 अल्फा बीटा बीटा प्राइम एंड ओमेगा, एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शन। किसी के पास डीएनए बाइंडिंग मोटिव है, किसी के पास में पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या आरएनए पॉलीमरेज कब काम आता है, जब अपन क्या कर रहे हैं, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, दे हैव डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में काम आ रहा है, तो हमें पता है कि वहां पे हमारे क्या करना है, आरएनए बनाना है। तो क्या हर एक के पास में एक्टिविटी है क्या कि आप न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर पाओगे, पॉलीमराइजेशन कर पाओगे? क्या सबके पास में कैटालाइटिक एक्टिविटी है क्या, क्या सबके पास में प्रोटीनिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं, कुछ सबयूनिट, हर एक सबयूनिट का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। क्या सारे के सारे सेंस स्ट्रैंड को रीड कर सकते हैं, एंटी सेंस को रीड कर सकते हैं, या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि सेंस स्ट्रैंड कौन सा है, एंटी सेंस कौन सा है? तो ये सबयूनिट बताती है कि हाँ मेरा काम ये है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, सारे मिलकर के एक प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बोले हाँ ये मेरा काम है, ठीक है। जैसे कि अपन एक घर में होते हैं, घर में अपन 5 सदस्य है, 10 मेंबर है, जितने भी है, तो 10 मेंबर्स का अपने अपने ईच एंड एवरी वन का एक पर्टिकुलर काम होता है, और सारे के सारे काम करने के बाद वो क्या होता है, हमारे घर का ये काम है। वैसे प्रोटीन बोल रही है कि मैं पूरा घर हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास मल्टीपल सबयूनिट प्रेजेंट हो सकती है, और मल्टीपल सबयूनिट के अंदर भी वो बोल रही है कि मेरे पास उनके अंदर भी क्या होता है, मल्टीपल डोमेन प्रेजेंट हो सकते हैं, और डोमेन के भी मल्टीपल मोटिव, मोटिव एक होता है फंक्शन, एक मोटिव वन फंक्शन। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस का एक्टिविटी है, मतलब उसके पास फंक्शन है, तो उसके पास एक मोटिव हो गया कि हाँ एक मोटिव, मतलब मेरा ये काम है कि हाँ मेरे ये मेरा मोटिव है, मुझे ये काम करना है। तो प्रोटीन में बोलिए मेरा एक मोटिव है, मेरे पास मल्टीपल मोटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करके जा रहा हूँ कि देखो ये मल्टीपल सबयूनिट में बता, प्रोटीन है उसकी मल्टीपल सबयूनिट है, सबयूनिट की भी मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे भी मल्टीपल सबयूनिट के भी क्या हो सकते हैं, मल्टीपल डोमेन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल डोमेन प्रेजेंट हो सकते हैं। और मल्टीपल डोमेन भी बोल रहे हैं कि हमारे क्या हो सकते हैं, या तो हमारे मल्टीपल मोटिव हो सकते हैं,
मतलब एक डोमेन के पास मल्टीपल मोटिव हो सकते हैं, और एक मोटिव भी बोल के जा रहा है कि मेरा एक फंक्शन हो सकता है या मैं मल्टीपल फंक्शन कर सकता हूं। जैसे कि जस्ट लाइक कोई बोल रहा है कि मेरे पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है, और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ रीडिंग मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, और मेरे पास सिंथेसिस एक्टिविटी भी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस, लाइक डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, उनकी भी सबयूनिट होती है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्या ईच एंड एवरी वन हमें पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे इस टॉपिक को, तो टेक्निक के यूजेस क्या है, सीएसआई को इतना इंपॉर्टेंस को देता है कि 2019 जून वाले पेपर ने इसने दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। डीबीटी जीआरएफ इस टॉपिक को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, आईसीएमआर जीआरएफ क्यों दे रहा है, ठीक है, एक्ट्रैक्ट जीआरएफ इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक रिसर्च लाइन में जा रहे हो, अगर आप कोई न्यू प्रोटीन आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप न्यू प्रोटीन का फंक्शन आइडेंटिफाई करना चाहोगे, आप देखो कि उस प्रोटीन का कोई सब यूनिट तो नहीं है, आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि अगर सब यूनिट के अंदर कोई डोमेन तो नहीं है, डोमेन क्या है, अब देखो वापस देख लेते हैं, डोमेन इज ए इंडिपेंडेंट पार्ट, अगर बात कर रहा हूँ कि ये एक, अगर अपन बात करें कि ये क्या है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है, और इस प्रोटीन के अंदर, इस प्रोटीन का अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्रोटीन क्या है, ये एक प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन को अगर मैं तोड़ता हूँ तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो इसके इस प्रोटीन को अगर मैंने जब जूम करके देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, दो डोमेन प्रेजेंट है, ये मैंने बोला डोमेन 1, ये मैंने बोला डोमेन 2, और यहाँ पे ये जो कनेक्टेड थे उस रीजन को मैंने बोला है हिंज रीजन। Two domain is connected by hinge region. Hinge is a proline and glycine rich. ये क्या होता है, proline and glycine rich अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, hinge is a proline and glycine rich, ठीक है, two domain is connected by hinge region, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो डोमेन अगर बीच में कनेक्टेड है तो वहां पे हमको हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड नहीं मिलेंगे, ना कि डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेंगे। दो सब यूनिट अगर है, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, देन अपन एकदम टेक्निक में आ जाएंगे। दो सब यूनिट इज कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, टू सब यूनिट इज कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड टू डोमेन इज कनेक्टेड बाय आपके किससे, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर मैं बात करके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइसिन, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रोलीन है या ग्लाइसिन है, तो यहाँ पे दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। बट अगर मैं बात करके जा रहा हूँ कि ये प्रोटीन है, इसकी क्या है, दो सब यूनिट है, तो दो सब यूनिट इज कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, एंड दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे पहले तो हमें क्या आइडेंटिफाई हो गया कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछा कि ये बताओ कि दो डोमेन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आप बोले इट्स अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट इज रॉन्ग। अगर कोई बोले कि दो प्रोटीन, अगर दो सबयूनिट है, प्रोटीन के पास दो सबयूनिट है, तो दो सबयूनिट कनेक्टेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, नन ऑफ द अबव, तो आप बोल सकते हो दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या देखना है, हमें इन्हीं को फोकस करना है। अब देखो क्या है, टू डोमेन इज कनेक्टेड बाय हिंज रीजन, हिंज प्रोलीन एंड ग्लाइसिन रिच। अब एक और चीज बता रहा हूँ कि अगर आपके एक डोमेन, वन डोमेन हैव मल्टीपल मोटिव, अगर एक डोमेन अगर म्यूटेटेड हो जाएगा तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दूसरा डोमेन बोलेगा मैं इजिली काम करूंगा। ये टॉपिक अपन मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं मैं आपको बताऊंगा नहीं, एकदम इजी वे में आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि अपन जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंटर होंगे, या अपन फिजियोलॉजी में एंटर होंगे, या सेल बायोलॉजी में, कहीं भी अगर एंटर होते हैं जहां प्रोटीन का नाम आएगा, जहां उसके फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना होगा, तो वहां पे ही मुझे क्या बताने पड़ेंगे, डोमेन बताने पड़ेंगे कि हाँ इसके पास कौन सा डोमेन है। जैसे कि जब भी आप, जैसे कि आप पढ़ते हो सिग्मा फैक्टर है 4.2 डोमेन, 2.1 डोमेन, तो कई बच्चों के ऊपर जा रहा होगा, बट देखो ये क्या होता है, ये एकदम बेसिक चीज है, हमें पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने एक स्प्लाइसिंग का क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, तो स्प्लाइसिंग के क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको U2F है, U2F पढ़ा था, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर विच हैव 65 डोमेन एंड 35 डोमेन। इसमें से मैंने आपको बताया था कि 65 डोमेन बाइंड विद पायरिमिडिन ट्रैक एंड 35 डोमेन बाइंड विद इंटरनल एक्सोन बाउंड्री 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो ये अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि हाँ कौन कहाँ बाइंड कर रहा है। मैंने बताया था ना कि डीएनए प्रोटीन की बाइंडिंग हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, विद द हेल्प ऑफ बैंड शिफ्ट ऐसे।
बट हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सब यूनिट कितनी है। ठीक है, आज हम ये आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि सब यूनिट कितनी है, प्रोटीन काम कर रही कैसा रही है। डोमेन क्या था, डोमेन मैं आपको बता चुका हूँ, डोमेन इज इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन which is connected by two domain is connected by hinge region. Hinge is a proline and glycine rich, and if one domain is mutated then अदर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अदर का अगर कोई मोटिव है, उसका कोई फंक्शन है, तो वो ऑटोमेटिक अपना काम करता रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ डोमेन 1 हैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड डोमेन 2 हैव 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बोथ आर डिफरेंट एक्टिविटी। Domain 1 have 5 prime to 3 prime exonuclease activity and domain 2 have 3 prime to 5 prime exonuclease activity. If domain 1 is mutated, then ये प्रोटीन क्या शो नहीं कर पाएगी, ये 5 prime to 3 prime exonuclease activity शो नहीं कर पाएगी। बट क्या एक्टिविटी शो कर सकती है, बिकॉज डोमेन 2 इज नॉर्मल and domain 2 have 3 prime to 5 prime exonuclease activity, that's why they can show 3 prime to 5 prime exonuclease activity normally। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये छोटे छोटे टॉपिक है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था कि हम पढ़ रहे थे एसडीएस एंड नेटिव में हम देख रहे हैं कि हम प्रोटीन हाउ कैन वी रन द प्रोटीन ऑन जेल। अगर प्रोटीन का अगर चार्ज हमें पता नहीं है, अगर प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि हमें ये पता है कि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड का अंदर हमें ये पता है कि प्रोटीन का एक पर्टिकुलर एक नेट चार्ज होता है। जैसे डीएनए हमें पता है नेगेटिव, डीएनए पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। बट प्रोटीन के पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, नेट चार्ज निकालना होता है। अगर कोई प्रोटीन का नेट चार्ज कितना है, अगर कोई प्रोटीन का नेट चार्ज कितना है, अगर अपन देखिए कि +30 है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे एंड देन रन करवा लेंगे यहाँ पे सैंपल को लोड करा के। अगर कोई प्रोटीन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाकर, एनोड लगा करके यहाँ पे इसको रन करा लेंगे। इफ अगर हम बोल के जा रहे हैं कि प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, कि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हमें चार्ज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चार्ज प्रोटीन को देना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको रन नहीं करा सकते एंड हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। समझ में आ रहा है कि क्योंकि अगर प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज, सॉरी प्रोटीन का नेट चार्ज इज 0, तो उस प्रोटीन को हम जेल पे रन नहीं करा सकते, तो हमें हमारी तरफ से एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो वो चार्ज कौन प्रोवाइड कराएगा, वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। ये आपको नेगेटिव पेज समझ में आ गया। नेगेटिव पेज हमेशा आपको क्या देके जाएगी, एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूलर वेट देके जाएगी। अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि 100 अगर मैं आज मैं ये बोल के जा रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, उसका नेट चार्ज अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि उसका नेट चार्ज क्या पॉजिटिव है, एंड देन मैंने कैथोड लगा दिया, एंड देन मेरे को पता चल गया, मेरे को ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोटीन का बैंड यहाँ आ रहा है, देन मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ना कि इसकी सबनेट वेट आइडेंटिफाई करनी है। किससे, नेगेटिव पेज से। बट एसडीएस पेज ये बता के जाएगा कि उसकी कोई सब यूनिट है या नहीं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 2 मिनट में देख लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ सारा का सारा, आप नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव पेज के बारे में बताया थोड़ा बहुत, यहाँ पे मैंने डोमेन के बारे में, सबनेट के बारे में बताया है। सबनेट के अंदर मैंने ये बताया था कि एक प्रोटीन की मल्टीपल सबनेट हो सकती है, मल्टीपल सबनेट के अंदर भी मल्टीपल डोमेन हो सकते हैं। डोमेन इज इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ फोल्डेड प्रोटीन। Each and every domain have multiple motif के भी हम देखें कि एक मोटिव का मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। डोमेन इज कनेक्टेड बाय हिंज रीजन, एंड 2 डोमेन के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। हिंज इज ए प्रोलिन एंड ग्लाइसिन रिच रीजन। ठीक है, और प्रोलिन एंड ग्लाइसिन क्या बनाने में काम आते हैं, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन बीटा शीट फॉर्मेशन में काम आते हैं, इसलिए वहां पे आपको कोई भी फोल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। हिंज रीजन में कोई भी फोल्डिंग देखने को क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वो अमीनो एसिड है प्रोटीन एंड ग्लाइसिन जो कि बीटा शीट फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं। एंड यहाँ पे कौन है, यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है, तो फोल्डिंग हो रही है, हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या होंगे, अल्फा हेलिक्स भी प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब जब भी आप प्रोटीन पढ़ते हो तो आप क्या देखते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, अब जब इतना पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, जो कि आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक सिंगल टाइम देखने को मिलती है जब ट्रांसलेशन होता है और अमीनो एसिड राइबोसोम से निकल रहे होते हैं। ठीक है, तब आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जब भी आप क्या करते हो,
सेल बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, सेल बायोलॉजी में आप चैप्टर 1 पढ़ते हो, वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाहर आती है तो वहां पे एचएसपी हीट शॉक प्रोटीन एचएसपी 40-70 बाइंड कर जाती है। क्यों बाइंड करती है, क्योंकि प्रोटीन को उसको फोल्डिंग करानी है। आपने निकाली तो राइबोसोम से क्या थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बट जैसे बाहर आएगा उसको फोल्डिंग करानी है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्सरी स्ट्रक्चर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं, तो सारे बॉन्ड आ जाते हैं। बट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या हाल मिलता है देखने को, वहां पे आपको सब यूनिट देखने को मिलती है, मल्टीपल सब यूनिट है, ओके, देन यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि टू सब यूनिट इज कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि हाँ, क्योंकि उनका अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होता है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोटीन अलग है, ये प्रोटीन अलग है। पहले क्या थे, कनेक्टेड थे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। बट अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो क्या होगा, ये अलग अपना रन करेगा, ये अलग रन करेगा, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी अलग ही होगा। तो वही काम मुझे करना है और उसी से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि प्रोटीन की सब यूनिट कितनी है। अब कैसे करेंगे वो हम 2 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। अब देखिए, अब देखिए क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था, अगले अपन किस में थे, नेटिव पेज के अंदर थे। नेटिव पेज के अंदर हमने क्या देख रहे थे, नेटिव पेज में हम देख रहे थे अगर इनकेस किसी प्रोटीन 100 अमीनो एसिड की चैन है, 50 पॉजिटिव है 50 नेगेटिव है, नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज इज 0, देन हाउ कैन बी रन ऑन जेल। तो देखो यहाँ पे हम कैसे रन कराएंगे, हम इस प्रोटीन को देते हैं क्या, एसडीएस। क्या देंगे, एसडीएस। व्हाट इज एसडीएस, एसडीएस इज ए सोडियम डोडेसिल सल्फेट। क्या है, एसडीएस की फुल फॉर्म क्या है, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। एसडीएस क्या काम करके जा रहा है, देखो मेन चीज क्या है, डोडेसिल। डोडेसिल का मतलब क्या, देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं इसका केमिकल फॉर्मूला, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका फंक्शनलिटी क्या है, ये क्या फंक्शन करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डोडेसिल का मतलब क्या है, 12 कार्बन स्ट्रक्चर हो गई। देन क्या बोल रहे हैं ये, सल्फेट। तो सल्फेट क्या है, ये लो O नेगेटिव, ये लो सल्फेट, एंड देन सोडियम, ये लो Na+। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है एसडीएस। इजी है ना, तो स्ट्रक्चर बहुत हार्ड नहीं है। डोडेसिल मतलब 12 कार्बन स्ट्रक्चर, अपन पढ़ते ना कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, पेंटा। ठीक है, तो अपन जो पढ़ते हैं ऑक्ट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है। डोडेसिल क्या है, डोडेसिल मतलब 12 कार्बन स्ट्रक्चर बता रही है। देन हम इसको कनेक्ट कर दो किससे, सल्फेट से, एंड देन यहाँ पे लगा दो सोडियम ग्रुप, तो ये हमारा हो जाता है सोडियम डोडेसिल सल्फेट। ठीक है, 1 एसडीएस मॉलिक्यूल, 1 एसडीएस देखो क्या है, 1 एसडीएस मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद 2 अमीनो एसिड। ठीक है, 1 अमीनो एसिड इंटरेक्ट विद 2 अमीनो एसिड, और करके क्या जाएगा ये, वो थोड़ी देर में अपन देख लेते हैं कि क्या करके जाएंगे। देखो एसडीएस प्रोवाइड यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन। मतलब ये क्या करके जाता है कि आपके प्रोटीन को यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज दे देता है। तो उससे क्या होती है कि अगर कोई प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन क्या न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उस प्रोटीन के ऊपर क्या हो जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे। तो क्या चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। अब एसडीएस क्या करता है, एसडीएस डीनेचर करता है प्रोटीन को, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा डेफिनेटली, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ब्रेक करेगा डेफिनेटली, बट क्या बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकता, वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड जितने भी होंगे ना, उनको बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है।
आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर सकता है डेफिनेटली, बट जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है जस्ट लाइक पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा नहीं। डाई सल्फाइड बॉन्ड क्या बॉन्ड ब्रेक कर सकता है? नहीं। तो आपके जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं करेगा, बट जितने भी आपके कौन से नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग है प्रोटीन के अंदर उनको क्या कर सकता है? एफडीएस ब्रेक कर सकता है। तो ये क्या करेगा? इस प्रोटीन को यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज कर देगा। क्या कर देगा? ये देखो ये नेगेटिव चार्ज कर दिया मैंने, यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज कर देगा, जिसके वजह से प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? प्रोटीन के ऊपर चार्ज आ गया है क्या? नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा? अब जब मेरे को पता है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, कि नेगेटिव चार्ज आ गया है, मैं क्या करके जाऊंगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा, ठीक है, एनोड दूंगा, देन यहाँ पे इस प्रोटीन को रन करा लूंगा, मेरे को एक बैंड आ जाएगा। तो ये क्या था? ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या है प्रोटीन का एक्चुअल वेट, कि इस प्रोटीन का कितना एक्चुअल वेट है, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई। ठीक है, एसडीएस क्या है? एसडीएस क्या है? एक तरह से क्या है आपका डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट क्या करेगा? प्रोटीन को डीनेचर करेगा। डीनेचर करेगा तो प्रोटीन का क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होंगे। कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ब्रेक होंगे, आयनिक बॉन्ड ब्रेक होंगे। बट क्या आपके मतलब जितने भी कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड थे दे कैन ब्रेक किससे? एसडीएस से। बट डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड दे बोथ आर कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि ब्रेक नहीं हो सकते किससे? एसडीएस से। तो वो कौन ब्रेक करेगा वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नेटिव पेज की बात बता दी मैंने, कि हमने अगर ये प्रोटीन है जिसपे नेट चार्ज क्या था? 0 था, तो हम एफडीएस देंगे, देन हम क्या करेंगे? इसको रन करवा लेंगे। एफडीएस क्या है? 12 कार्बन स्ट्रक्चर हो गई, जिसके पास क्या है? एक सल्फेट ग्रुप होगा। सल्फेट क्या करके जाता है? सल्फेट क्या करके जाता है? उसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, SO4 2-, हम ऐसे तो बोलते हैं SO4 2-। तो इसके पास क्या है? जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से हम क्या करते हैं? हमारे प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। एक एचडीएस मॉलिक्यूल कितने अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? 2 अमीनो एसिड के साथ में। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि 1.4 ग्राम एचडीएस, ठीक है, कितने ग्राम? 1.4 ग्राम एचडीएस रिक्वायरमेंट होती है पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? ये डिटेल हमें कहां से देखने को मिलती है? ये डिटेल हमें देखने को मिलती है कहां से? जब आप लैब में काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक डेटा एनालिसिस किया जाता है, आपको बताया जाता है कि हाँ अगर कितने ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हो तो इतने ग्राम आपको एफटीएस इंक्लूड करना है। तो क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कि अप्रोक्सीमेट 1.4 ग्राम एफटीएस पर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो आपको क्या है, जब भी आप रिसर्च करने आगे जाओगे, लैब में जाओगे, ठीक है, तब आपको ये देखने को मिलेगा सब कुछ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक काम करो इसको नोट कर लो, ठीक है, देन अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ये नोट कर लीजिए आप। अब देखिए क्या है, ये तो हमने देखा नेटिव पेज देख लिया अपन ने। नेटिव पेज देखने के बाद हमें क्या देखना है? एफडीएस पेज देखना है। क्या है? एफडीएस पेज। अब देखो क्या है नेटिव पेज में हमने क्या देखा कि देखो अगर हमने देखा था कि इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जैसे कि जस्ट लाइक ये प्रोटीन थी, ये प्रोटीन का मैंने सबसे पहले क्या कराया? नेटिव पेज कराया। तो नेटिव पेज में मुझे क्या देखने को मिला? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, ये क्या है? नेटिव पेज। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? एसडीएस पेज करवा के आ रहा हूँ। तो एसडीएस पेज में देखो क्या है, अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड अकर बिटवीन 2 सबयूनिट। क्या जरूरी है कि 2 सबयूनिट के बीच में हो सकते हैं? क्या एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जिसकी कोई सबयूनिट नहीं है उसके बीच में भी क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर कोई प्रोटीन है, इनकेस कोई प्रोटीन अगर मैं बना रहा हूँ, जैसे कि जस्ट लाइक ये प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, क्या इसके अंदर इसकी कोई सबयूनिट नहीं है, एक भी सबयूनिट नहीं है, क्या इसके अंदर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है। अपन धीरे धीरे मैं आपको एकदम हायर पे लेके जाऊंगा। पहले एकदम बच्चा लेवल वाला बता दिया, क्या ठीक है, देन अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक सिंगल सबयूनिट वाला प्रोटीन है, इसकी कोई सबयूनिट नहीं है, मोनोमर है, इसका खुद का ही 100 किलो डाल्टन वेट है, क्या इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं? तो देखो मैं बोलूंगा हाँ डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी 2 टाइप के होते हैं, कैसे? इंटरमॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब कि अगर इंटरचेन या इंट्राचेन, ठीक है,
अगर इस चेन के अंदर, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर देखने को मिलेंगे, या इसके अगर अपन देखें कि इसके दो सबयूनिट के बीच में मिलेंगे, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, इंटरचेन और इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखो तो ये प्रोटीन है, ये लो, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दूं तो क्या चलेगा, डेफिनेटली। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टीन एंड सिस्टाइन। समझ में आ रहा है सिस्टीन एंड सिस्टाइन क्या होते हैं। तो अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो ये मैं बोल के जा रहा हूँ ये क्या हो गया, सिस्टाइन। ठीक है, अब अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, एक मेरे पास एक केमिकल होता है जिसका नाम क्या है, बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल। बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल, अब देखो बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल CH2CH CH2CH2OH एंड SH, ये लो, इसके दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं। कितने मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल लिए। तो बीटा मर्कैप्टो, ये किसका फॉर्मूला है, बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल क्या करता है, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूस करेगा, ये क्या करके जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को अगर मैं देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी SH ग्रुप आ गया और इधर भी SH ग्रुप आ गया, बस इतना सा है। तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टीन। ठीक है, थायल ग्रुप की बात करते हैं ना, थायल ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन, वो सेम टू सेम। तो ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है एस, अगर ये देखने को मिल रहा है आपको, तो हम बोलेंगे क्या, सिस्टाइन। और अगर आपको SH ग्रुप देखने को मिल रहा है, थायल ग्रुप देखने को मिल रहा है किसी प्रोटीन के पत्ते, देन हम बोलोगे ये क्या है, सिस्टीन। क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन सा अमीनो एसिड के बीच में मिल रहा है, सिस्टीन अमीनो एसिड के बीच में देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी सी चीज हो गई। अगर देखो तो ये मैंने क्या करा, मैंने आपको ये बताया है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन, अगर एक ही चेन के अंदर है, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। अब इंटर देखिए अपन, तो अगर इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है, तो भी क्या होगा, यह बॉन्ड ब्रेक भी कर दिया तो भी कि पूरा एक ही सब यूनिट बोलेंगे, एक ही सब यूनिट है, क्योंकि अलग तो नहीं हो रहा ना, ये अलग तो नहीं हो रहा। अगर इनकेस अगर ये कोई प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, इसके दो सब यूनिट है और ये कनेक्टेड है किससे, यहाँ पे ये कनेक्टेड है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ऐसे, तो ये क्या है, ये भी सिस्टाइन ही है। और अगर मैं इसको क्या दे रहा हूँ, इसको मैं क्या दे रहा हूँ, बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल दे रहा हूँ, BME दे रहा हूँ। अब इसका रोल बताऊंगा मैं क्या है, तो BME दे रहा हूँ। तो BME देने के बाद में ये देखो ये SH ग्रुप और ये देखो ये SH ग्रुप, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिस्टाइन, सिस्टीन। ठीक है, तो ये क्या है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक विद द हेल्प ऑफ बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल। हाउ, कैसे, तो वो अब हम देख लेते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया, देखो ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड या इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये देखो एकदम ध्यान से। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी तक किसी क्लास में भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अगर ये वाला बॉन्ड है, ये ऐसे बॉन्ड आ रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा क्या, इंट्रा, लिख देता हूं मैं वापस से, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और अगर ऐसे देखने को मिल रहा है ऐसे, तो मैं बोलेंगे इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इंट्रा चेन और इंटर चेन आपको इजीली समझ में आ गया। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसा नहीं है कि अगर सिंगल मोनोमर है तो उसके अंदर देखने को नहीं मिल सकता है, मे बी वो उसने दो सिस्टीन मॉलिक्यूल उसने अमीनो एसिड उसके पास प्रेजेंट हो, देन वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठे हुए, तो सॉरी डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के बैठे हुए। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, तो वो जब टूटेंगे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चेन क्या होगी, वो प्रोटीन क्या होगी, वो खुल जाएगी। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जैसे वो पैक लेके बैठी थी, फोल्डिंग लेके बैठी, तो वो हल्के से खुल जाएगी जिस जगह पे आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, वापस से क्या कर दो, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दो। वही तो चीज चल रही है, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, तो चीज चल रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्टेंट हो रहा है, क्या है। तो अगर मैंने क्या करा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है, तो वो थोड़ी खुल गई है। वापस से मैं पहले प्रोटीन कैसे दी, ऐसे दी, ऐसे दी। अब क्या करा मैंने, यहाँ पे क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है,
अब अगर मैंने क्या करा, ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड गिरा, ये पेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड मान लो, ये लो, ये देखो, ठीक है। अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, इस प्रोटीन का ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये खुल जाएगा वापस। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड लिया हूँ मैं, तो वापस ऐसी हो जाएगी। बट अगर एसडीएस दे देता हूँ मैं, या हीट देने के बाद में मैंने प्रोटीन को हीट दी और एसडीएस दे दिया, तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। इजी है, ठीक है। तो अब देखो अपन इसी चीज में अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो मैं वापस आपको पूरा बता देता हूँ, और इसी चीज को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये प्रोटीन थी मेरी, इस प्रोटीन का मैंने क्या करा था, नेगेटिव पीएच क्या था, 100 आ रहा था, 100 किलोडाल्टन में, ठीक है। ये लिख ही दिया था अपन ने। इस प्रोटीन को अगर मैं क्या दे रहा हूँ, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल, फुल फॉर्म लिख देते अपन वापस से, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CH2CH2OH। मैंने सी कितना मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए, CH2 OH, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। क्या होगा, सबसे पहले इस प्रोटीन को अगर मैं देख रहा हूँ, थोड़ा जूम करके यहाँ बना देता हूँ इसको, ये देखो, ये देखो, ये प्रोटीन है एस एस, ये लो। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, डाई सल्फाइड बॉन्ड। देन क्या दिया मैंने इसको, इस चीज को यहां पर लिख देते हैं, यहां ना लिख के, ये लो, मैंने क्या दिया, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल देने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो, एसएच एसएच, एंड देन क्या मिलेगा मुझे, प्लस CH2OH एस एस एस, एंड देन CH2OH, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे किसके, SH CH2CH2OH, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स है SH CH2CH2OH। मतलब इन्होंने क्या करा, अपना ये हाइड्रोजन किसको दे दिया, ठीक है। ये अपना इसका ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये देखो ये रहा। और खुद क्या हुआ, खुद ने अपने आपने बाइंडिंग कर ली, खुद ने क्या करी, खुद ने बाइंडिंग कर ली। तो ये क्या था, मेरा बीएमई तो है ये मेरा, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि ये मैंने अब तक किसी को नहीं बताया, जो क्लास वाले बच्चे थे उनको भी नहीं बताया। देन आप क्या करोगे, इसको आप लोग भी नोट करोगे, जो पुराने बच्चे जितने भी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड इन्होंने क्या करा। अगर मैं बात में वापस क्या करता हूँ, वापस से मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। बट अब मैं क्या देने जा रहा हूँ, अब मैं क्या देने जा रहा हूँ, मैंने इसके बाद मैंने पहले क्या करा, प्रोटीन को क्या दिया, बीएमई दिया। देन मैं प्रोटीन को क्या देने वाला हूँ, सोडियम डोडिसल सल्फेट। इसका केमिकल फॉर्मूला आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एसिडिस देते ही प्रोटीन क्या होगी, ये प्रोटीन क्या होगी, ठीक है। ये प्रोटीन क्या है, इसके मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी है, 2 सब यूनिट है इसकी, कितनी सब यूनिट है, 2 सब यूनिट है, ए और बी 2 सब यूनिट है, ठीक है। तो ये एसिडिस क्या करेगी, पहले तो मैंने क्या दिया, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। देन मैं क्या देने वाला हूँ, एसिडिस देने वाला हूँ। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन क्या दिया अपन ने, एसडीएस दे दिया। एसडीएस देते ही इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। देन नेगेटिव चार्ज आने के बाद मैंने क्या करा, जब मैंने इसको देखा किसके ऊपर, जब मैंने इसका एसडीएस पेश करवाया, तो मुझे 2 बॉन्ड आए। तो बॉन्ड कितने हैं, 2। नेटिव कितना था, नेटिव कितना था, एक्चुअली कितना था, 100 किलो डाल्टन। क्या यहाँ पे मैंने बीटा मर्केप्टो इथेनॉल दिया था, नहीं दिया था। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन रिड्यूसिंग जेल, क्योंकि जहां मैं बीटा मर्केप्टो इथेनॉल दे रहा हूँ, वहां पे क्या कर रहा हूँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिएजेंट बोल सकते हैं ना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नॉन रिड्यूसिंग जेल, ये रिड्यूसिंग जेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसडीएस मेरे 2 बैंड आए, एक बैंड मुझे आया 60 का, एक आया मुझे 40 का। जो लो मोलिकुलर वेट होगा वो ज्यादा रन करेगा एज कम्पेयर टू हाई मोलिकुलर वेट। प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा वो जेल पे ज्यादा माइग्रेट कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे पोर साइज की भी बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। प्रोटीन किस में रन करा रहे हैं, पेज पे रन करा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन जब पेज पे रन करा रहे हो, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यहाँ पे पेज की भी एक वैल्यू होगी कि 15% आप जेल रन करा रहे हो, 15% पेज ले रहा हूँ, 15% पेज ले रहा हूँ। तो ये भी मैं आपको पॉलीएक्रिलामाइड ले रहे हो, पॉली
एक्रिल अमाइड यूज में ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसकी कंसंट्रेशन 15 है, तो ये भी मैं बताऊंगा कि 15 ही क्यों लिए है, ठीक है। ये कितना रन करा सकते हैं अगर अपन देखेंगे टाइम टू 100 kDa किलो डाल्टन का, अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 10 to 100 किलो डाल्टन का, अगर मेरे पास प्रोटीन है, देन मैं क्या लेता हूँ हमेशा मोस्ट ऑफ द केस के अंदर 15% पॉलीएक्रिल अमाइड यूज में लेता हूँ, ठीक है। 15% वाला भी बनाऊंगा। देन अगर मैं ज्यादा कर लेता हूँ तो मैं इसका कंसंट्रेशन मैं 5 to 7% वाला ले लेता हूँ। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं पढ़ाया। जिस दिन मैं आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, देन क्योंकि वहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पीच, पॉलीएक्रिल अमाइड क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्रिल अमाइड क्या होते हैं, बिस एक्रिल अमाइड क्या होते हैं, ठीक है। वहां पे हम टाइमेट का रोल पढ़ेंगे, कैटलिस्ट में काम आता है, अमोनियम पर सल्फेट का रोल पढ़ेंगे, ठीक है। जो अगर अपन फ्री रेडिकल प्रोवाइड करवाएंगे तो वो चीजें हम एकदम डिटेल में पढ़ लेंगे ना, तो हमको ये चीजें ना 15% पॉलीएक्रिलामाइड ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि 15% क्यों लिया है, 7 to 10% कब ले रहे हैं, तो वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, बट जेल जब अपन पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को दो बैंड आ रहे हैं, मैंने नेटिव किया था नेटिव पेज में, नेटिव पेज के अंदर मुझे कितना आ रहा था 100 का बैंड आ रहा है, और जब मैंने इसको क्या दिया बीटा मर्क्यूरी का इथेनॉल दिया, मैंने इसको एसडीएस से ट्रीट कराया, देन मुझे बैंड आया कितना, दो बैंड आया 60 and 40 का। तो मैंने बोला ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन क्या है, डाइमर है, डाइमर क्या है, डाइमर है। तो मैंने बोला कि डाइमर कैसी टाइप के डाइमर है, मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंड है या सिंगल टाइप का बैंड है, मैंने कहा डिफरेंट टाइप का है, दो डिफरेंट बैंड देखने को मिल रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा हेट्रो डाइमर है। इफ अगर मुझे क्या देखने को मिलता, अगर मुझे देखने को मिलता बैंड, अगर मेरे को आता आता एक सिंगल सिंगल मोटा बैंड आया था थिकनेस के साथ में, मुझे आता बैंड कितने का 50 किलो डाल्टन का, तो मैं बोलता कि हाँ बैंड थिकनेस इंक्रीज हुई है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बैंड थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर मेरे को 50 किलो डाल्टन का बैंड आता, अगर 50 का आता, तो मैं बोलता कि ये प्रोटीन क्या है, डाइमर है, पर कौन सी, होमोडाइमर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 50-50 के दो सब यूनिट है, 50-50 डाल्टन की दो सब यूनिट है। जैसे कि अपन जब आयन पॉलीमरेज की बात करेंगे तो मैं अभी बताता हूँ उसका पैटर्न बना के भी आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, वापस देख लो कि जब अपन नेटिव पेज कराए थे तो नेटिव पेज में मुझे बैंड आया था 100 किलो डाल्टन का। नेटिव पेज में मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा कि प्रोटीन के ऊपर चार चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहाँ नीचे क्या लगा दूंगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है तो मैं नीचे लगा दूंगा पॉजिटिव, मतलब कैथोड और एनोड चेंज कर दूंगा। अगर कोई चार्ज ही नहीं है प्रोटीन के ऊपर, न्यूट्रल है, तो मैं ट्रीट करवा दूंगा, ठीक है। देन मैं नेगेटिव चार्ज निकाल लूंगा, मैं बीटा मर्केटो इथेनॉल नहीं दूंगा नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर बीटा मर्केटो इथेनॉल बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करूंगा नेगेटिव पेज के थ्रू मैं उसका एक्यूरेट वेट निकाल लेता हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 किलो डाल्टन आया है। देन मैं क्या करूंगा, नेगेटिव पेज के बाद मैं एसडीएस पेज कराऊंगा। तो एसडीएस पेज कराने के लिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं प्रोटीन को ट्रीट कराऊंगा, किससे, मैं प्रोटीन को ट्रीट कराऊंगा बीटा मर्केटो इथेनॉल से। बीटा मर्केटो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, SH2CH2OH, ठीक है। दो मॉलिक्यूल है इसके, दो मॉलिक्यूल लिए मैंने। देन क्या होगा, बीटा मर्केटो इथेनॉल क्या करेगा, ब्रेक करेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देन क्या आएगा यहाँ पे देखो, ए और बी सबनेट क्या हो जाएगी, अगर कोई सबनेट है तो वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। बीटा मर्केटो इथेनॉल आपस में देखो दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अपना हाइड्रोजन किसको दे देंगे, ये अपने डाइसल्फाइड बॉन्ड को यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, एसडीएस से ट्रीट कराएंगे। एसडीएस प्रोवाइड यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, एसडीएस क्या करता है, प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, ठीक है। इसकी जितनी फोल्डिंग थी, एसडीएस इंटरप्ट करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी डेफिनेटली, टर्शियरी स्ट्रक्चर में डेफिनेटली, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में डेफिनेटली, क्योंकि बॉन्ड कौन से ब्रेक हो रहे हैं, नॉन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन ब्रेक करके जा रहा है, बीटा मर्केटो इथेनॉल, डीडीटी आपके होती है वो भी, डीटीएच ये भी करते हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि बीटा मर्केटो इथेनॉल ही डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और भी बहुत सारे, ठीक है। एक देन आप क्या करके जाओगे, एसडीएस से ट्रीट कराया, नेगेटिव मास किया, देन आपने क्या करा, रन करा लिया। यहाँ पे क्या दे दोगे, एनोड दे दोगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दे दोगे। देन क्या होगा, रन कराया, मेरे को दो बैंड आए तो मैं समझ गया कि प्रोटीन क्या है, डाइमर फॉर्म के अंदर बैठी हुई है। दो बैंड मतलब हेट्रोडाइमर है। सिंगल बैंड आ रहा है, मोटा हो रहा है, देन मैं समझ जाऊंगा कि प्रोटीन के डाइमर है, एंड प्रोटीन क्या है, होमोडाइमर है, ठीक है। बैंड थिकनेस वो ज्यादा ही हो गई, और बैंड आ रहा है 33 पर,
अगर बैंड थिकनेस बहुत ज्यादा भी मोटी हो गई एंड बैंड कितने पे आ रहा है, बैंड आ रहा है 33 पर, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कितने पे आ रहा है 33 किलो डाल्टन पर, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये होमो प्राइमर है। अगर बैंड थिकनेस और भी ज्यादा मोटी हो गई, बैंड थिकनेस और भी ज्यादा मोटी हो गई और बैंड आ रहा है कितने पर 25 पर, 25 किलो डाल्टन, क्योंकि मेरे पास लैडर है, लैडर के हेल्प से मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि मेरा बैंड कितने का आ रहा है। तो 25 किलो डाल्टन का आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा प्रोटीन क्या है, होमो टेट्रामर है, होमो टेट्रामर है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हेट्रो है, डाइमर है, ट्राइमर है। तो अगर मैं यहाँ पे बोला 60-40 का आ रहा है, अगर इनकेस मेरे पास बैंड आता, इनकेस मेरे पास बैंड आता है कितने का, अगर इनकेस मेरे पास बैंड आता है कितने का, जैसे कि 40 का एक कर लेते हैं, 30 का एक कर लेते हैं, 20 का एक कर लेते हैं, कितना 70 80 90 और 10 का एक कर लेते हैं, तो ये कितने के हो गए, ये मैं समझ जाऊंगा कि प्रोटीन क्या है, हेट्रो हेट्रो टेट्रामर है। प्रोटीन इज हेटेरोटेट्रामर, क्योंकि चार बैंड आ रहे हैं 40 30 20 एंड 100। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मैंने इसको कैसे करा है, देखो कितनी बैंड आए टोटल करोगे तो 100 आने चाहिए, 40 प्लस में 30 70 70 और 20 कितना 90 90 एंड 10 कितना हुआ 100। देखिए कितने टोटल, टोटल में कितना आना चाहिए 100, नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। जो भी बैंड आ रहे हैं वो टोटल करने पे हमें किसके बराबर आने चाहिए, नेगेटिव के बराबर आने चाहिए, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने बैंड। ठीक है, क्योंकि 33 पर आ रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा 33 के अलावा कोई बैंड नहीं आ रहा, समझ जाऊंगा 33 33 33 की तीन सब यूनिट होगी, बैंड थिकनेस इंक्रीज हो गई है, देन मैं समझ जाऊंगा कि ट्राइमर है। अगर 25 पर आ रहा है और कोई दूसरा बैंड देखने का नहीं मिल रहा तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा कि 100 मेरे को 100 करना है टोटल, तो 25 25 25 25 की 25 25 25 25 की 4 सब यूनिट है, टोटल मिला के हम कर लेंगे 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एसडीएस एंड नेटिव टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, अब एक और मेरा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी प्रोवाइड एसडीएस। ठीक है, हम प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज क्यों देते हैं, हम प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज भी तो दे सकते हैं। मतलब प्रोटीन को आपने नेगेटिव चार्ज दिया एंड देन क्या करा है, मतलब एसडीएस ने आपको क्या दिया है, एसडीएस ने नेगेटिव चार्ज दिया है, आप कुछ ऐसा रिएजेंट भी देख लो कि वो पॉजिटिव चार्ज देता है। तो देखो आज तक ऐसा कोई रिएजेंट ही नहीं बना है, आज तक कोई ऐसा रिएजेंट ही नहीं है हमारे पास जो प्रोटीन को फुल्ली, मतलब प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज तो कर सकता है ऐसे रिएजेंट, बट क्या फुल्ली पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे को अभी तक ऐसा कोई आइसोलेट नहीं कर पाया, ऐसा कोई हमारे पास केमिकल रिएजेंट नहीं है जो प्रोटीन को फुल्ली पॉजिटिव चार्ज करे। तो प्रोटीन को क्या करना पड़ता है, फुल्ली नेगेटिव चार्ज करना पड़ता है, कौन करेगा, एसडीएस करेगा, इसलिए ये फुल्ली नेगेटिव मास कर लेता है प्रोटीन को, इसलिए हम एसडीएस यूज में लेते हैं। अगर ऐसा कोई रिएजेंट हमें पता चल जाए कि वो फुल्ली पॉजिटिव करेगा, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, एक इलेक्ट्रोड से चेंज करना है हमारे को। समझ में आया, ये सब आप नोट कर लो, ये नोट करो। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए क्या है कि वही सेम टू सेम कोई प्रोटीन है, तो प्रोटीन है, मैंने इसका चाइल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, नेटिव पेज किया, नेटिव पेज में देखा मैंने को मेरे जो बैंड आ रहे हैं कितने के, मुझे बैंड आया है 200 का। ठीक है, मैंने इसको क्या दिया, बीटा मरकैप्टर इथेनॉल दिया इस प्रोटीन को, एंड देन मैंने क्या दिया इस प्रोटीन को, एसडीएस दिया है, एंड देन जब मैं इसको रन करवा रहा हूँ, मैं इसको रन करा रहा हूँ, देखो मेरे को बैंड कैसे मिल रहा है, मुझे बैंड मिल रहे हैं चलो बता दो क्या हो रहा है, ये एफडीएस है। ठीक है, ये नेटिव पेज है, ये एफडीएस पेज है, एफडीएस पेज में मुझे 100 का एक बैंड मिला और मेरे को 50 का एक बैंड मिला। जल्दी से बताओ क्या हो रहा है, वापस से क्वेश्चन देख लो। प्रोटीन थी, प्रोटीन को मैंने क्या करा है, प्रोटीन को मैंने प्रोटीन कितने का जब मैंने नेटिव पेज कराया मेरे को 200 किलो डाल्टन का बैंड आया, 200 केडी का बैंड आ रहा है। जब मैंने इसको बीटा मरकैप्टर इथेनॉल दिया, एफडीएस दिया, मुझे बैंड आ रहे हैं 100 केडीए का एंड 50 केडीए का। देखो टेक्निक आपने पढ़ ली है, अब एग्जांपल भी तो कर ले, अपन क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले, क्वेश्चन रैंडम भी तो सॉल्व कराऊंगा आपको मैं, क्या बैंड आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, जल्दी बताओ मुझे क्या बैंड आ रहे हैं। आया कुछ समझ में आया, देखो मैं बताता हूँ। देखो क्या है
कि जब भी मैं एसडीएस करा रहा हूँ मेरे को 2 बैंड देखने को मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सीएसआ देगा, एकदम इजी थोड़ा ना देगा आपको, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। देखो 100 का, देखो मैं इसको सबनेट में देखो डिवाइड करता हूँ कि देखो ये अल्फा सबनेट हो गई, ये बीटा सबनेट हो गई। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो आप इसको सबनेट में डिवाइड कर लो, अल्फा सबनेट मान लो एक को, और एक को मान लो बीटा सबनेट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अल्फा कितनी है, बीटा कितनी है। तो यहाँ पे देखो अल्फा को अगर मैं 2 करता हूँ ना, मेरे को कितना करना है, टोटल मेरे को 200 करना है। तो 100 और 50, 2 आ रहे मेरे को बैंड, मेरे को करना है कितना, 200। तो 200 मैं कैसे करूंगा, देखो 100 को तो मैं के 2 सबमिट तो ले नहीं सकता, 200 करता हूँ तो ये 200 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 50 का बैंड नहीं आता। ठीक है, तो ये तो मैं रॉन्ग कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि 100 का तो एक ही है, 100 वाली सबनेट तो कितनी है, एक ही है, तो ये 100 का तो एक हो गया। और 50 वाली जो सबनेट थी वो कितनी थी, 2 थी, बीटा कितनी थी, 2 थी, तो ये कितना हो गया, ये भी 100 हो गई, टोटल कितना हो गया, 200। तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे कितनी सबनेट है, 1 अल्फा प्लस 2 बीटा है। समझ में आ रहा है, एक तो हो गई 100 वाली, 2 हो गई, एक हो गई 100 वाली, 2 हो गई 50 वाली, तो मैं समझ जाऊंगा 1 एंड 2 कितनी, तो ये समझ जाऊंगा कि हेट्रो तो है ही, ये हेट्रो है, और हेट्रो में भी क्या है, ट्राइमर है। ट्राइमर क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक तो अल्फा हो गई, 2 बीटा हो गई। इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसी की जगह मैं वापस से बोलूं कि यहाँ पे अगर मेरे को बैंड आता, अपन मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी, मुझे बैंड आता कितने का, 50 का, मेरे को बैंड आता 50 का। ठीक है, 50 का बैंड आता तो बताओ कितनी होती, 4 सबनेट 50 इंटू में 4 कर देता हूँ, 50 इंटू में 4 कर देता हूँ, तो 200 हो जाएंगे डेफिनेटली। तो मैं समझ जाऊंगा ये होमो टेट्रामर है। एज वेल एज अगर मेरे को बैंड आता, मुझे बैंड आता कितने का, मुझे बैंड आता 25 का, 25 का, तो 25 इंटू में 8 करूंगा तो 200 हो जाएंगे। तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रोटीन क्या है, होमो ऑक्टामर है। समझ जाऊंगा ना, होमो ऑक्टामर, ऑक्टा मतलब 8 सबनेट, ऑक्टा मतलब होमो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नॉनडेक डुडेक, जितने बार ऐसे करते थे ना हम केमिस्ट्री के अंदर, वही चीज तो कर रहे हैं अपन। ठीक है, इजी है ये। तो होमो ऑक्टामर फॉर्म के अंदर है अगर 8 सबनेट आ रही है तो। ठीक है, तो इससे अपन ने क्या करा, हमने हेट्रो ट्राइमर वाला मतलब हेट्रो वाला भी एग्जांपल देख लिया, होमो वाला भी देख लिया। अगर यहाँ पे 100 के 2 बैंड आते हैं, यहाँ पे मेरे को एक सिंगल बैंड आता 100 का आता, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये क्या है, होमो डाइमर है। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है, नोट कर लो इसको एक बार के लिए। ऐसे ही अपन एक और देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो कि ये देखो ये बैंड है, कि नेटिव पेज पे देखा, अब मैं डायरेक्ट नेटिव और एसडीएस बना रहा हूँ, डायरेक्ट नेटिव और एसडीएस, नेटिव और एसडीएस। तो नेटिव में मैं देख रहा हूँ कि मुझे बैंड आ रहा है कितने का, 500 का, और यहाँ बैंड आ रहे हैं कितने, यहाँ पे मुझे बैंड आ रहे हैं 2। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हमें बताने क्या होगा। एक क्वेश्चन अपन ऐसा देख लेते हैं कि एक बैंड आ रहा है मुझे कितना, बैंड आ रहा है 1250। ठीक है, एंड हमारे पास कितने हैं, ये मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, 1200 कर लेते हैं इसको, नॉर्मल ये। ठीक है, 350 का और 250 का बैंड आ रहा है, ये नेटिव है और ये एसडीएस है। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक बैंड आ रहा है कितने का, 400 का, और एक बैंड आ रहा है मुझे कितने का, 200 का और 50 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नेटिव एसडीएस। क्वेश्चन नंबर 4 ये एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद एक सीएसआर क्वेश्चन कराऊंगा, देन टॉपिक खत्म। ठीक है, एक बैंड, अब देखो इसके अंदर क्या बैंड आ रहा है, इसके अंदर बैंड आ रहे हैं
200 का, यहाँ बैंड आ रहा है 100 का, 200 का एंड 50 ले लो वापस में। मुझे इन सबके आंसर निकालने हैं। अभी देखो रैंडम क्वेश्चन बनाएंगे, रैंडम ही क्वेश्चन बनाते हैं अपन, ऐसा नहीं कि अपन सीएसआई का वेट करेंगे सीएसआई क्वेश्चन देगा। अपन देखो मैंने क्वेश्चन बना दिए, देन आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। मैं आपको ये वाला सोल्व करा रहा हूँ, देखो इसके आंसर आपको सोल्व करके देखना है क्या है क्या नहीं है। देखो 500 का बैंड आ रहा है नेटिव का, और 350 150 का बैंड आ रहा है कितने का, एफडीएस का। तो देखो मेरे को समझ में आ गया, वापस को अल्फा एंड बीटा बना देता हूँ मैं। तो अल्फा की 1 सब यूनिट, अल्फा की 1 सब यूनिट मतलब 350 और 150, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो कितना है 00500। तो मैं समझ जाऊंगा कि दो ही सब यूनिट हो सकती है इसकी। तो ये हो गया मेरा, दोनों अलग अलग आ रही है, तो ये हो गया हेट्रोडाइमर। ठीक है, एज वेल एज इसकी बात करते हैं, वापस इसको बना देते हैं अल्फा, इसको बना देते हैं बीटा। तो 350, तो अल्फा की अगर मैं 2 सब यूनिट लेता हूँ, बीटा की भी 2 सब यूनिट लेता हूँ, तो 350 इंटू में 2 करूंगा तो 700 आ जाते हैं, और 250 इंटू में 2 करता हूँ तो ये 500 आ जाते हैं, और दोनों को टोटल करता हूँ तो 1200 आते हैं मेरे पास। तो ये टोटल कितना हो गया, तो मैं ये भी समझ गया ये क्या है, हेट्रोडाइमर। टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, 400 का, 200 का और 50 का आ रहा है। तो देखो 200 या अल्फा और बीटा रख लेता हूँ उसको वापस से। तो अल्फा तो एक ही हो सकती है, अगर अल्फा को 2 करता हूँ तो 400 तो यही हो जाएंगे, और 50 ये ऐड करता हूँ तो 450 हो जाएंगे, 450 हो जाएंगे। ऐसा तो कर नहीं सकता, तो अल्फा इंटू में 1, बीटा इंटू में 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा इंटू में 1 मतलब 200 इंटू में 1 इज इक्वल टू 200 एंड 50 इंटू में 4 2, तो 400। तो टोटल सबनेट 4 तो ये हो गई, और एक ये हो गई 5। तो ये हो गई क्या अपनी हेट्रो पेंटामर। एज वेल एज यहाँ पे देख लेते हैं 200 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 4 एंड 100, देखो इसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकती है। मल्टीपल पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी अपन देख लेते हैं। ये देखो अल्फा बीटा और इसको मैं गामा ले लेता हूँ लो, तो या ए बी सी ले लेता हूँ, इतना ज्यादा अल्फा बीटा गामा नहीं करेंगे अपन, ए बी एंड सी सब। तो ए इंटू में 2 कर लेता हूँ, तो देखो ए इंटू में 2 करूँ तो मुझे ये मिलेगा 200 इंटू में 2 करता हूँ तो 401 मिल गया। एक तो पॉसिबिलिटी बनाते हैं अपन, ये अल्फा को 2 बना लेते हैं, ए को 2 ले लेते हैं, और बी को ए के लिए लेके देख लेते हैं। ठीक है, या बी को भी 2 ले लेते हैं, तो बी को 2 ले लेते हैं, तो 100 इंटू में 2 करता हूं तो 200 यहाँ से आ गए, पर यहाँ पे 200 करते थे 400, और 200 कितना हो गए 600। तो ये तो अपन ले ही नहीं सकते क्योंकि 50 भी तो बचा हमारा। तो बी को क्या करना पड़ेगा, बी को एक ही रखना पड़ेगा, तो 100 इंटू में 1 इज इक्वल टू 100। रिमेनिंग कितने बचे 400 500। अब देखो सी को मैं रखता हूँ 2, टोटल कितने करना है 600 करना है, तो सी इंटू 6 करता हूँ तो 50 इंटू में 2 करता हूँ तो वापस से मेरे पास 100 आ गए। तो ये क्या हो गया 400 500 600। तो डेफिनेटली तो मेरे पास कितनी सबमिट हो गई 2 3 4 5। तो ये भी क्या हो सकती है, या तो एक बन सकती है हेट्रोपेंटामर, या और क्या बन सकती है, इसी से और क्या बना सकते हैं। देखो वापस से मैं ए को तो एक ही रख रहा हूँ, एक तो एक की सबनेट रख रहा हूँ, तो एक ही एक सबनेट रखता हूँ। तो देखो 200 इंटू में 1 इज इक्वल टू 200। ठीक है, बी को मैं रखता हूँ, बी को मैं रख लेता हूँ कितने, बी को रख लेता हूँ 3, तो 100 इंटू में 3 इज इक्वल टू 300 एंड सी को मैं रखता हूँ 2, तो 50 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 100। तो 300 400 500 600 ये आ गए। तो इस हिसाब से कितने हो गए 3 4 5 और 1 6। तो ये हो गई हेट्रो हेक्सामर। और क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर देखो एक ही क्वेश्चन से अपन कितना बना रहे हैं, हेट्रोपेंटामर भी बना सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है या हेट्रोहेक्सामर हो सकता है। और क्या बना सकते हैं, देखो मैं क्या ले रहा हूँ, 200 को भी एक ही ले रहा हूँ, ठीक है 100 का भी एक ही ले रहा हूँ। तो ये कितना है 200 और ये कितना है 100, रिमेनिंग कितने बचे 6 बचे और 300 बचे। तो 50 इंटू में 6 कर लेता हूँ तो ये 300 हो गया, तो रिमेनिंग 600 हो गया। तो 6 7 और 8, तो मैं इसकी क्या बना सकता हूँ हेट्रोऑक्टामर भी ले सकता हूँ मैं। और पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ इसकी। और पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी,
मैं 100 का ज्यादा रख सकता हूँ। तो ऐसे करते करते जब सीएसआर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो इन्हीं पॉसिबिलिटी में से एक आंसर होगा, इन्हीं पॉसिबिलिटी में से एक आंसर होगा, या तो वो होगा ही नहीं, या तो वो बोल देगा हेट्रो ऑक्टामर की जगह बोलेगा होमो ऑक्टामर बोल देगा, या क्या अगर मैं बोलता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, तो या तो वो हेट्रो ऑक्टामर की जगह इनकरेक्ट के अंदर यहाँ पे होमो ऑक्टामर बोल देगा, ऑक्टामर जरूर दे देगा, आपको होमो दे देगा तो भी रॉन्ग हो जाएगा, पेंटामर दे देगा, आपको होमो दे देगा तो भी गलत हो जाएगा। तो इन तीनों में से एक पॉसिबिलिटी वाला आंसर आपको मिल जाएगा देखने को। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, मैं इनकी और पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने इसकी 3 पॉसिबिलिटी बनाई है, मैं इसकी और भी पॉसिबिलिटी देख सकता हूँ। मैं ये देखो, ये मैं इसकी और पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ऐसे आपको मल्टीपल क्वेश्चन अपने आप से करने हैं, ठीक है। ये नोट करो एक बार, मैं और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए मैंने आपके लिए और क्वेश्चन लिख दिए, देखो क्वेश्चन 1 2 3 4 और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखो एक मैंने बैंड दिया 150 का 60 40 30 एंड 20, मतलब 150 का एक बैंड आया नेटिव के अंदर, और एसडीएस के अंदर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कितने का, जो बैंड आ रहे हैं 60 40 30 एंड 20 का आ रहा है। तो बताओ क्या आएगा। देखो 60 40 को प्लस करता हूँ तो कितना है, कितना 100 130 एंड 150, तो ये हो गई हमारी क्या, हेट्रोटेट्रामर, ठीक है। एज वेल एज 1000 का 450 एंड कितना आ रहा है, 450 आ रहा है, और कितना आ रहा है 100 100 आ रहा है। अब देखो अगर मैं 100 100 100 को अगर बढ़ाता जाता हूँ, 100 100 को बढ़ाता हूँ तो दिक्कत क्या आती है, अगर 100 की अगर मैं 2 सबनेट भी रख लेता हूँ, या और 450 की 2 सबनेट रखता हूँ, तो देखो आंसर कितना होता है, यहाँ पे 200 आ जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएंगे 900 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1050। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा 450 वाली की 450 वाली या वही ए और बी। तो ए को तो मैंने 2 सबनेट रख दी, तो 2 सबनेट जैसे रखता हूँ ए वाली की तो कितना है 900, और बी वाली की कितना रखता हूँ, एक सिंगल रखता हूँ, तो 100 इंटू में 1, तो कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है, तो ये हो गया 1000। तो ये समझ गए कि यहाँ पे 2 और 1 3, मतलब ये क्या है, हेट्रोट्राइमर है ये भी, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर वापस से मल्टीपल सबयूनिट मल्टीपल ऑप्शन बन सकते हैं, सॉरी इस पर आते हैं पहले। देखो 1050 है एंड 450 और 100 का आ रहा है, तो वही एज वेल एज हम अगर देखते हैं तो 450 वाले को अगर 450 वाले को अगर मैं 2 करता हूँ तो ये 900 हो जाते हैं, और 100 वाले को मैं 2 करता हूँ तो ये कितना हो गए 200 हो गए, और ये 1100 आ गए। तो 450 वाले को तो 2 में कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 450 वाले को 2 नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को लास्ट में 50 चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, उस कंडीशन में 450 के तो एक ही रखता हूँ, एंड 100 वाले को मैं बढ़ा देता हूँ, कितना 6 बढ़ा देता हूँ 6, तो ये कितना आ गया 450, और ये कितना आ गया 600, टोटल कितना आ गया 1050। तो ये कितना आ गया 6 और 7, मतलब ये हो गई हेप्टामर। बहुत ही इजी है, हेप्टामर है। एज वेल एज तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं बन सकती, हम काट देते हैं, ये आंसर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 150 एंड 50 एंड 25 है, तो देखो 50 50 की अगर मैं 2 रखता हूँ, 50 50 की 2 रखता हूँ, और 25 की भी मैं 2 रखता हूँ, तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 150 ये आंसर हो सकता है। तो ये अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो ये हो जाएगा सॉरी टेट्रामर। 50 50 की अगर मैं कितना रख दूं, 3 रख देता हूँ, तो 3 रखते ही ये खुद ही अपने आप में 150 हो जाएगा, तो 50 के 3 तो रख नहीं सकते हैं। एक आंसर क्या लगा सकते हैं, 50 के तो एक ही रखो, कितने हो जाएंगे 50 के रखते ही ये 50 तो हो जाएगा एक, और 25 को मैं 4 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, या तो हेट्रो पैंटामर। तो 2 आंसर हो सकते हैं इसके, या तो आपको सीएसआर में देखने को मिलेगा हेट्रो पैंटामर देखने को मिल सकता है, या सीएसआर ऑप्शन में दे सकता है हेट्रो टेट्रामर, ये दे सकता है। दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मोर देन प्रोबेबिलिटी बनाने आना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, तो वो कौन सिखाएगा आपको। तो उसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी वीक में आपके लेक्चर आ रहे हैं आपको उनको देखना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप देखते हो आपको कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछो। ऐसे ही मैं आपको एक सीएसआर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसको नोट करो, मैं सीएसआर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है सीएसआर 2019 का, ठीक है, जून 2019 का 2 नंबर क्वेश्चन था, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि ए मल्टीमेरिक प्रोटीन when run on FDS gel two bands 820 kD and 40 kD है। उनको क्या बोल रहे हैं, जब उन्होंने FDS करवाया, FDS में उनको 40 किलो डाल्टन का एंड 20 किलो डाल्टन का 2 बैंड आया, ये बोल रहे हैं, ठीक है। एंड देन वो बोल के जा रहे हैं कि however when the protein was run on native gel, जब उन्होंने नेटिव जेल करवाया, जब नेटिव करवा रहे थे उसका, तो एफडीएस पे तो 2 बैंड आए थे, पर जब नेटिव जेल कराया इट शो ए सिंगल बैंड 120 किलो डाल्टन, 120 किलो डाल्टन का एक सिंगल बैंड आ रहा है। द नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन वुड बी, तो नेटिव फॉर्म ऑफ द जो प्रोटीन है वो क्या है, होमो है, हेट्रो है, क्या है, क्या बोल के जा रहा है वो, तो हमें ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, तो मैंने ऑप्शन भी लिख दिया इसके अंदर। ऑप्शन क्या है, होमो ट्राइमर, हेट्रोट्राइमर, हेट्रोडाइमर एंड हेट्रोट्राइमर। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप चाहो, अगर आपने टेक्निक जो मैंने आपको पढ़ाई है उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ी है, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ वापस इसके अंदर, देखते हैं कि 40 एंड 20 का रही है, तो वापस इसको ए मान लो, इसको बी सब्जेक्ट मान लो। ए को अगर मैं 3 बार करता हूँ तो 40 प्लस में 40 करता हूँ तो 120, तो ये हो जाएंगे। तो ए को मैं 3 बार तो रख नहीं सकता, समझ में आ रहा है, ए को मैं 3 बार नहीं रख सकता, ए को मुझे 2 बार ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ए सब यूनिट को 2 बार रखना पड़ेगा, तो ए को सब 2 बार रखता हूँ तो 40 इंटू में 2 करता हूँ तो 80 के हो गए, ठीक है। बी को मेरे को कितनी बार रखना पड़ेगा, बी को अगर मैं, अब देखो रिमेनिंग अगर मेरे को कितना बचे, रिमेनिंग मेरे को 120 में से मेरे पास बच रहे कितने हैं, 40 बच रहे हैं, तो उसको 2 बार रखता हूँ तो 20 इंटू में 2 इज इक्वल टू कितना आ सकते हैं 40, टोटल कितना हो गए 120। तो मैं समझ जाऊंगा 2 सबनेट तो ए की है, 2 सबनेट किसकी है, बी की है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा हेट्रोटेट्रामर, हेट्रोटेट्रामर। 4 सबनेट हो गई है, 2 हो गई, 2 अल्फा की हो गई, या 2 ए की हो गई, 2 बीटा या बी की हो गई है। अगर दोनों को देख टोटल करते तो 120 आ रही है। और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है इसके अंदर, एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन सकती थी, ठीक है। ये तो सीएसआर क्वेश्चन था, हेट्रोटेट्रामर के हिसाब से आंसर क्या था हमारा, सेकंड नंबर का एकदम करेक्ट था, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस क्वेश्चन को आए हुए, 2019 के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो हमारे को बताइए कि लॉकडाउन की कंडीशन आ गई है 2020 के अंदर, ठीक है। तो अभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके ऐसा मैं एकदम कॉन्फिडेंटली तो बोल नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे आपको मल्टीपल। लैंग्वेज के अंदर आते हैं, इफ रिसर्च ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ए मल्टीमेरिक प्रोटीन व्हेन रन ऑन एफडीएस जेल शो 2 बैंड एट 20 एंड 40, देन अगर वो नेटिव रन करवा रहा है तो उसको 120 आ रहा है, बताओ क्या आंसर सही हो सकता है, कितनी सबयूनिट है प्रोटीन की, बस इतना पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं है, और फ्री के मार्क्स दिए जाते हैं अपन को, ये छोटे छोटे टेक्निक्स, ठीक है। अब देखो उसके, ये तो सीएसआर का था, अब मैं और आपको बताता हूँ किसके अंदर और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। डन। अब देखो इसके अंदर और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ए को अगर मैं एक ही रखता हूँ, मतलब 40 इंटू में 1 इज इक्वल टू 40 हो सकती थी, एंड 20 को कितने रखता है अपन, 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता 4 से, मतलब बी की मैं 4 सबमिट लेता, तो ये भी कितने हो जाते हैं 80, एंड देन टोटल कितना था 120, तो यहाँ पे 4 और 1 5, मतलब ये हेट्रो पैंटामर भी बन सकती थी, ये हेट्रो पैंटामर भी बन सकती थी। तो अगर यहाँ पे आंसर क्या आता, यहाँ पे अगर आंसर हेट्रोटेट्रामर है, सीएसआर ने ये आंसर दिया था, तो ये भी सही आंसर था। अगर मैं इसका आंसर ऐसे निकालता हूँ तो ये भी आंसर सही होगा, ठीक है। ले देखिए मुझे नेटिव के इक्वल करना होता है, तो इस प्रोटीन का अगर मेरे को सबनेट निकालनी है तो मे बी इसका आंसर हेट्रोटेट्रामर भी जो सीएसआर ने दिया है तो वो भी सही है। अगर ये आंसर ये ऑप्शन में नहीं होता तो डेफिनेटली क्या ऑप्शन में होता, हेट्रोपेंटामर ही ऑप्शन में होता, इसके अलावा कोई ऑप्शन आ ही नहीं सकता था, ठीक है। बहुत इजी थी टेक्निक। देखो ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो आपको पढ़ाई नहीं जाती है, अगर पढ़ी है तो आप इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, आपको लगता है बहुत ही इजी है, एफडीएस एंड नेटिव बहुत इजी टेक्निक है, सीएसआर कभी नहीं आएगा, बच्चा लेवल की टेक्निक है, ठीक है। गेट कभी नहीं पूछेगा, डीबीटी नहीं पूछेगा, एक्ट जेआरएफ कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही सिंगल जेआरएफ है, आपके पास सीएसआर नेट जेआरएफ हो सकता है, डीबीटी जेआरएफ हो सकता है, आईसीएआर जेआरएफ है, आईसीएमआर जेआरएफ है,
एंड एक्ट्रैक्ट JRF है, 5 JRF आप क्वालिफाई कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, नेट में भी आप ICAR नेट है, UGC नेट है, ठीक है, आपका ICAR ASR नेट हो गया। ठीक है, ICAR ASR नेट अलग होता है, ICAR AICE JRF अलग होता है, इनकी दो अलग चीज होती है। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, आपका बार्क का एग्जाम है, DU एंट्रेंस है, BHU एंट्रेंस है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलता देखने को, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। IISc का एग्जाम हो गया, उसमें देखने को मिल सकता है, CCMB के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन एक साल में एक बार आपको ईच एंड एवरी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप बोलते हो नहीं देखने को मिलता, तो क्या आप सारे एग्जाम देते हो? क्या आपने कभी अपने लाइफ में एक्टर JRF का एग्जाम दिया है? नहीं ना। क्या ICAR का दिया? नहीं। DU का दिया, BHU का दिया। आप एक सिंगल CSI के पीछे पड़े होते हो, तो CSI के एग्जाम में डेफिनेटली हाँ मे बी ये एक साल में नहीं आया होगा क्वेश्चन, या बहुत टाइम बाद ये क्वेश्चन आया हो, बट क्या सारे एग्जाम का एनालिसिस किया है आपने कभी? क्या सबके पैटर्न पता है आपको? नहीं ना। बस एग्जाम में पूछ जाते हो आप कि हाँ ICAR का एग्जाम देना है, फॉर्म भर लो, DPD एग्जाम देना, फॉर्म भर लो, CSI का देना है। देखो हर एक का पैटर्न अलग होता है, हर एक की क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, तो एनालिसिस नहीं करते हैं एंड देन हम डायरेक्ट अपन क्या करते हैं वो है ना कि अपन गेम देखे कि दुश्मन की ताकत कितनी है एंड देन हम लड़ने चले। तो वही है, आपको ये नहीं पता CSR का या आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम क्वेश्चनिंग किस चीज पे करेगा, बड़ा एग्जाम देने चले हम, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, मेन चीज क्या है, देखो छोटी छोटी टेक्निक क्या होती है, ये टेक्निक क्यों काम आएगी। अब देखो RNA पॉलीमरेज हैव 5 सबयूनिट, RNA पॉलीमरेज की 5 सबयूनिट है। ठीक है, 5 सबयूनिट कौन सी है? 2 अल्फा होती है, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा। ठीक है, 4 एंजाइम की है। होलो की अगर बात करूं तो होलो में एक सिग्मा भी ऐड हो जाता है, होलो एंजाइम में सिग्मा भी ऐड हो जाता है, 4 कंप्लीट। ठीक है, तो 2 3 4 5 6, तो अगर पूछ ले क्वेश्चन के अंदर ही कि RNA पॉलीमरेज हैव, ठीक है, कितनी सबयूनिट है, क्या है वो, उसकी क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर होलो एंजाइम की बात कर रहे हैं 2 3 4 5 6 तो हेक्सामर हो गया, नहीं तो पेंटामर है। ऐसे ही हेलिकेज हैव 6 सबयूनिट। हाउ वी नो हेलिकेज हैव 6 सबयूनिट? with the help of FTS and native technique। ठीक है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं देगा कि हाँ ठीक है इस पे आ गया, और ऐसे तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि हाउ वी नो आयरन पॉलीमरेज हैव 5 सबयूनिट, हाउ वी नो दैट प्रोटीन हैव 4 सबयूनिट, हाउ वी नो एक्स प्रोटीन हैव 3 सबयूनिट, या हाउ वी नो कि हम पर्टिकुलर अगर देखा जाए कि सबयूनिट आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज में होगी, विच टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हेलिकेज हैव 6 सबयूनिट। तो उस कंडीशन में आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे। हाउ वी नो प्रोटीन बाइंड विद DNA, IMSA पता ही नहीं है क्या होती है IMSA। हाउ वी नो कि DNA कितना मतलब प्रोटीन कितना बेस पेयर कवर करके बैठी हुई है, नहीं पता सर हमें। तो उस कंडीशन में नंबर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और इससे आपको उनका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम होती है। किसमें? अदर सब्जेक्ट पढ़ने में, लाइक सेल बायोलॉजी पढ़ोगे, मॉल बायोलॉजी पढ़ोगे, आपको लग रहा है कि मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, जब भी अगर मैं सेल बायोलॉजी पढ़ूंगा मैं इन सबको कनेक्ट करूंगा। जब भी मैं RNA पॉलीमरेज बोलूंगा मैं बोलूंगा कि हाउ यू नो RNA पॉलीमरेज हैव 5 सबयूनिट और 6 सबयूनिट। देन अगर आपका आंसर नहीं आता है कि सर FTS एंड नेटिव, देन आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपसे आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ऐसे तो मैं आपसे टू वे कन्वर्सेशन कर नहीं रहा, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं लेक्चर की, देन अगर मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ देन आपको मन में आना चाहिए वहां से, मैं बोलूँ कि हाउ यू नो कि हेलिकेज बाइंड विद DNA, देन आपके मन से वहां पे नहीं आ रहा है कि सर IMSA टेक्निक, देन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना है, या हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास टाइम कम है तो बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है, टाइम कम है तो बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, या आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है कि हाँ अगर मैंने FDS जेनेटिक पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन तो मुझसे कोई गलत नहीं करवा सकता, मैंने जेनेटिक पढ़ी तो जेनेटिक क्वेश्चन मुझसे कोई गलत नहीं करा सकता, ऐसा आती है। और ऐसे अगर आपको 6 यूनिट भी आती है, यू कैन क्वालिफाई योर CSIR। इफ यू नो कि अगर आपके 6 सब्जेक्ट के 6 यूनिट के, चाहे वो आपके इको इवो हो, चाहे इम्यूनोलॉजी हो, चाहे आपके डायब बायो हो, चाहे आपकी एनिमल फिजियोलॉजी हो, या आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका मॉल बायो, सेल बायोलॉजी, डायब बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, कुछ भी, तो अगर इनमें से आपको 6 यूनिट अगर एकदम ढंग से आती है और उसके क्वेश्चंस आपसे एकदम ढंग से तरीके से आते हैं और आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि हाँ इनके क्वेश्चन आएंगे और मैं से कोई गलत नहीं करा सकता, तो डेफिनेटली सेलेक्टिव पढ़ा है आपने, एंड देन ढंग का पढ़ा है, एंड देन आपका उसके आंसर आप डेफिनेटली सही कर पाओगे, एंड देन आपका CSIR नेट JRF के सारे एग्जाम सही हो जाएंगे। बट
अगर आपने उनके अंदर भी अगर आपने एमसीक्यू पे प्रैक्टिस नहीं करी, आपको ये नहीं पता कि हाँ आंसर कैसे सॉल्व करना है, हाँ हमें याद सारा है, कंसेप्चुअल सारे क्लियर है, बट हमें ये नहीं पता कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे होंगे, उसके पीछे हमारा बेसिक क्या फंडा लगेगा, देन आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको नोट करना है, कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप में पूछोगे, अपनी तरफ से मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे बना के अगर भेजना चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, ताकि मुझे भी लगे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, एंड जो भी डाउट आ रहे हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूछना है। आई होप आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया हो। ये टेक्निक है, 2 नंबर का मिनिमम और 4 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, या इसको कनेक्ट कर देगा कोई मल्टीपल बड़े क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो टेक्निक अभी सिंगल आएगी नहीं, आपको ये भी पता है टेक्निक हमेशा मॉल बायो, सेल बायोलॉजी, टैब बायो इसके साथ में आएगी हमेशा। तो अगर समझ में आया अच्छे से तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।